जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सैर शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर या बीए बीएड फर्स्ट ईयर के जो हैं वो एग्जाम्स आने वाले हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है हमारी वो है MSBU यानी कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के लिए है। ठीक है, भरतपुर। क्लास हमारी रहेगी बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीए बीएड फर्स्ट ईयर। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए होता है वही सिलेबस बीए बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी सेम रहता है। जो सब्जेक्ट है वो रहेगी हमारी इंग्लिश लिटरेचर। सब्जेक्ट क्या रहने वाली दोस्तों? इंग्लिश लिटरेचर। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या देखेंगे दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन 2023। इस वीडियो की जो है सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। पिछले साल भी मैंने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाया था और वो जो है वायरल गया था। 1K व्यूज उस पे हो चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पेपर की आज हम बात करेंगे। आपके दो पेपर होते हैं, पोएट्री एंड ड्रामा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है प्रोज एंड फिक्शन का। दो पेपर आपके होते हैं। आज की वीडियो में हम जो है फर्स्ट पेपर के ऊपर जो है बात करने वाले हैं दोस्तों। टाइम आपका रहेगा 3 घंटे का। ठीक है, पिछले 3 सालों से 2020, 21 और 22, ठीक है, इसमें जो है आपका सिलेबस 30% घटा दिया था। पेपर आपकी जो है 1.5 घंटे के हुए थे। कोई दो प्रश्न ही करने थे, लेकिन अब 2023 से आपका जो है सिलेबस 100% है और आपको जो है पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है दोस्तों। और 100 नंबर का आपका जो है वो पेपर होने वाला है। आज की वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर्स बताने की भी कोशिश करने वाला हूं पूरी पूरी। ठीक है, क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आंसर्स भी आपको जो है पता चलने वाले हैं दोस्तों। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेनेशंस का। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो सिलेबस में से 8 एक्सप्लेनेशंस पूछी जाएंगी और उनमें से कोई 4 को हमें हल करना है। 8 में से 4 एक्सप्लेनेशंस हमें सॉल्व वहां पे लिखकर आनी है। जो प्रत्येक एक्सप्लेनेशन है वो 5 नंबर की होगी, 4 आपको हल करनी है। 5 चौक 20। ठीक है, 20 नंबर का ये जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है। टोटल आपके सिलेबस में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से कोई 5 करने हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेनेशंस का और शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो कंपलसरी ये करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक पहले तो नोट लिखा है छोटा सा एडवाइस के तौर पर कि कम से कम पिछली सालों के प्रश्न पत्रों के एक्सप्लेनेशंस पढ़ लें और लिख लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अभ्यास करें। ठीक है दोस्तों, यानी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आप याद नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आप याद नहीं कर सकते। आपको जो है लिख लिख कर ही उनका जो है अभ्यास करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सिलेबस में सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिलाकर टोटल 16 पोएम्स हैं, 16 पोएम्स हैं। अब उन पोएम्स को सबको रीड करना एग्जाम के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बच्चा पहले से पूरा सिलेबस पढ़ता हुआ चला आ रहा है उसके लिए तो ये चीज इजी है, क्योंकि उसने जो है पहले पढ़ रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशंस को
बताने का प्रयास करूंगा। जैसे देखो क्वेश्चन आपके 2019 के क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशंस में, ठीक है। 2019 के तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ आता है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एडिंग क्रिटिकल नोट्स वेयर एवर नेसेसरी। यानी नीचे लिखे हुए एक्सट्रैक्ट्स में से किन्हीं चार की संदर्भ और जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सहित व्याख्या कीजिए और जहां पे भी जरूरत पड़े वहां पे क्रिटिकल नोट्स को ऐड कीजिए, ठीक है। यानी जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं, चाहे कोई सी भी एक्सप्लेनेशन हो, उसको हमें 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिखने का तरीका भी एक फोटो के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो है एक्सप्लेनेशन लिखनी चाहिए। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि what more miraculous thing may be told that fire which all things melts should harden ice, and ice which concealed with senseless cold should kindle fire by wonderful device. Such is the power of love in a gentle mind that it can alter all the course of kind। ये जो एक्सट्रैक्ट है या फिर ये जो स्टेंजा है, ये आपका किस पोयम में से लिया गया है? ये आपका लिया गया है आइस एंड फायर पोयम में से, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। एडमंड स्पेंसर जो है एक प्रमुख कवि हैं एलिजाबेथन युग के, ठीक है। एलिजाबेथन युग के एक प्रमुख कवि हैं एडमंड स्पेंसर, ठीक है। ये जो आइस एंड फायर पोयम है, ये 1595 में, ठीक है, 1595 में लिखी गई थी और यह एक सोनेट है। आइस एंड फायर जो पोयम है, यह एक सोनेट है, ठीक है। एडमंड स्पेंसर का जो सोनेट्स लिखी हैं एडमंड स्पेंसर ने, उसको एक कलेक्शन उन्होंने बनाया है, उसका नाम दिया है एमोरेटी। क्या दिया है नाम? एमोरेटी जो है नाम दिया है, और जो कि 1595 में ही पब्लिश हुई थी, ठीक है। इस कलेक्शन का जो टाइटल है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? एमोरेटो शब्द से लिया गया है, AMORETTO, ठीक है, जिसका मतलब होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूपिड इन ए वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है दोस्तों। यानी मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि यह एक सोनेट है, जो पोयम है आइस एंड फायर, ठीक है। इसको जो है एमोरेट्टी नामक सोनेट के कलेक्शंस में रखा गया है पोयम को। ये और जो एमोरेट्टी कलेक्शन है पोयम का, उसमें टोटल 89 सोनेट्स हैं। कितनी सोनेट्स हैं? 89 सोनेट्स हैं, और उनमें से ये 30वां स्थान रखती है। तो यहाँ पे मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, वॉट मिरेकुलस थिंग मे बी टोल्ड, इसका हिंदी अर्थ करके बता रहा हूं कि इससे भी और अधिक चमत्कारी बात क्या कही जा सकती है, ठीक है। कवि कहता है, एडमंड स्पेंसर कवि जो है वो कहते हैं कि इससे अधिक चमत्कारिक बात और कोई नहीं कही जा सकती कि जो डेट फायर विच ऑल थिंग्स मेल्ट्स शुड हार्डन आइस। यानी जो फायर है, जो कि फायर जो है सभी चीजों को मेल्ट कर देती है, पिघला देती है, वो आइस को जो है वो पिघला नहीं रही है, हार्डन कर रही है। हार्डन मतलब सॉलिड बना रही है, कठोर कर रही है, ठीक है दोस्तों। थर्ड लाइन है एंड आइस विच कॉन्जील्ड। कॉन्जील्ड का अर्थ होता है दोस्तों फ्रीज, यानी फ्रोज, जमाना,
ठीक है, आइस जो जमा देती है सभी चीजों को विद सेंसलेस कोल्ड। सेंसलेस का अर्थ है अत्यधिक, और कोल्ड मिस बर्फ से। जो आइस सभी चीजों को अत्यधिक बर्फ से जमा देती है, ठीक है, वो क्या कर रही है, शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस, आश्चर्यजनक तकनीक के माध्यम से फायर को प्रज्वलित कर रही है, फायर को जला रही है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जो आइस है वो तो फायर को प्रज्वलित कर रही है जमाने के स्थान पर, और जो फायर है जो कि सभी चीजों को पिघला देती है, वो आइस को पिघलाने के स्थान पर क्या कर रही है, उसको कठोर कर रही है। तो जो एंड की दो लाइंस हैं, सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड डेट इट कैन अल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, ये जो दो लाइंस हैं ये कपलेट है। कपलेट मतलब दोहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आइस और फायर टर्म है ना, वो मेटाफोरिकली यूज्ड किए गए हैं। और एंड की जो दो लाइनें हैं कि सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड, यानी जेंटल मिस कॉमन मैन, ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क में जो प्यार की शक्ति है वो चेंज कर सकती है। एल्टर, ALTER, एल्टर का अर्थ है चेंज, इट कैन चेंज ऑल द कोर्स, कोर्स में से यहाँ पे अर्थ है मार्ग, ठीक है, दयालुता के मार्ग को चेंज कर सकती है। यानी जो लव है वो एक चमत्कार है अपने आप में, ठीक है, और ये जो लव है वो प्रकृति के नियमों को भी चेंज करने का शक्ति रखता है। लव कैन चेंज द वे ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, जो लव है वो दुनिया के रास्तों को भी चेंज कर सकता है। ये जो लाइंस हैं आपकी पोयम की, ये कवि के प्यार की शक्तियों में विश्वास को उजागर करती हैं। These lines reveal Spencer's faith in the powers of love। तो इस एक्सट्रैक्ट के लिए इतनी एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से काफी है। अब हम बात करते हैं दूसरी एक्सप्लेनेशन पर। तो दोस्तों सेकंड एक्सट्रैक्ट है कि she is all states and all princes I, nothing else is princes do but play us, compared to this all honor is mimic, all wealth alchemy। तो दोस्तों ये जो स्टेंजा है ये द सन राइजिंग पोयम में से लिया गया है, जिसके कवि हैं जॉन डन। जॉन डन एलिजाबेथन एज के महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। जो जॉन डन है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के लीडर हैं और फाउंडर हैं। यानी कि जॉन डन इज नोन एज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। ये जो सनराइजिंग पोयम है दोस्तों, यह एक मेटाफिजिकल लव लिरिक है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली लव पोयम इसको जो है वो कहा जा सकता है। ये जो पोयम है द सनराइजिंग, यह जो है वो एक लवर की वैक्सेशन है, यानी व्यथा है सनराइजिंग के खिलाफ, ठीक है। वैक्सेशन ऑफ अ लवर अगेंस्ट सनराइजिंग, यानी सूर्योदय के खिलाफ एक लवर की व्यथा या परेशानी, ठीक है दोस्तों। तो इन लाइनों में वो कवि जो है वो कहता है कि शी मिस उसकी प्रेमिका, हिज विलव्ड इज ऑल स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब है दोस्तों एम्पायर्स या किंगडम्स, यानी जो उसकी प्रेमिका है वो सभी एम्पायर्स और किंगडम के बराबर है, ठीक है। जो उसकी प्रेमिका है वो सभी एम्पायर्स
और सभी किंगडम सभी स्टेट्स के बराबर है। एंड ऑल प्रिंसेस आई, और वह उसका अकेला शासक है। ठीक है, प्रिंसेस मिस राजकुमार, वह उसका अकेला राजकुमार है, अकेला उसका शासक है। नथिंग एल्स इज, इसके अलावा और कोई नहीं है और कुछ नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, बट का यहाँ पे अर्थ है दोस्तों ओनली, और प्ले का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे इमिटेट, यानी नकल करना। यानी जो राजा महाराजा होते हैं वो तो केवल नकल करते हैं लवर्स की। ठीक है, द किंग्स एंड प्रिंसेस ओनली इमिटेट द लवर्स। ठीक है, कंपेयर्ड टू दिस ऑल ऑनर इज मिमिक, और जो राजाओं का सम्मान है वो भी क्या है, मिमिक है, यानी कि इमिटेशन है, नकल है। ठीक है, ऑल वेल्थ एल्केमी, और जो राजा महाराजाओं की जो संपत्ति है वो भी एल्केमी है। एल्केमी का अर्थ है दोस्तों मेटल केमिस्ट्री डेट चेंजेस बेस मेटल्स लाइक आयरन इनटू गोल्ड, यानी वह धातु रसायन जो मूल धातुओं को जैसे कि लोहे से सोने में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये तो इसका एल्केमी का शाब्दिक अर्थ है। यानी कवि कहना चाहता है कि जो रियल वेल्थ है वो लवर के पजेशन में निहित है, और जो राजाओं की या राजकुमारों की वेल्थ है वो कैसी है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, बनावटी है। ठीक है, यह क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्केमी, यह एल्केमी का एक प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये जो स्टेंजा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, द सनराइजिंग पोयम में से जो है वो लिया गया है। और बीए बीएड पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021 में भी ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, और बीए बीएड 2022 में भी ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डियर लर्नर्स, हमारा थर्ड स्टेंजा है जो बीए 2019 और उसके साथ साथ बीए बीएड पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021 में भी पूछा गया था, और वो है हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ठीक है, ये जो स्टेंजा है, ये जो लाइंस हैं, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम से ली गई हैं, जिसके पोइट हैं जॉन मिल्टन। जिसके पोइट कौन है दोस्तों, जॉन मिल्टन पोइट हैं। तो ये जो पोयम है आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट है। सोनेट भी दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, शेक्सपियरियन सोनेट और इटालियन सोनेट। तो ये जो पोयम है ये इटालियन सोनेट है। जो सोनेट है ये इटालियन सोनेट, यह ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, यानी कवि ने अपने बारे में स्वयं लिखी है ये कविता। ठीक है, ये जो पंक्तियां आपको दिख रही हैं हिज स्टेट इज किंगली से लेकर के और हु ओनली स्टैंड एंड वेट तक, ये पोयम की कॉन्क्लूडिंग लाइंस हैं। दीज आर द कॉन्क्लूडिंग लाइंस, यानी अंतिम पंक्तियां हैं। मिल्टन की जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसकी ये अंतिम पंक्तियां हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो कहानी है जॉन मिल्टन की, वो कुछ इस प्रकार है कि जो जॉन मिल्टन है वो अपनी आई साइट खो देता है। ठीक है, अपनी आई साइट खो देने के बाद, और वो भी एट द अर्ली एज ऑफ 44, यानी 44 साल की उम्र पर वो अपनी आई साइट खो देता है। और फिर जो वह परेशानी या व्यथा महसूस करता है उसको अभिव्यक्ति प्रदान की गई है इस पोयम में। ठीक है, तो वो कह रहा है, इन लाइंस का अर्थ देख लेते हैं अब, कि हिज स्टेट इज किंगली। हिज में एच जो है वो कैपिटल है, इसका मतलब है कि ये गॉड के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द। तो हिज स्टेट, स्टेट का यहाँ पे अर्थ है दोस्तों राज्य।
साम्राज्य, एम्पायर, इज किंगली, किंगली का अर्थ है यहाँ पे शाही या फिर रॉयल, यानी कवि कहता है कि उसका साम्राज्य शाही है, रॉयल है। ठीक है, किसका? गॉड का, गॉड का साम्राज्य शाही है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स यानी यहाँ पे अर्थ है हजारों सेवक, एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग यानी होता है आदेश या कमांड, स्पीड मतलब रेडी, तत्पर, तैयार जो है वो खड़े रहते हैं, गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, बिकम एक्टिव। ठीक है, एंड पोस्ट, पोस्ट मीन्स तैनात हो जाना, तैनात हो जाते हैं। टेक पोजीशंस ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। ठीक है, भूमि पर और जल में दोनों जगह तैनात हो जाते हैं हजारों सेवक उसके आदेश मात्र से। ठीक है, विदाउट, विदाउट रेस्ट, बिना विश्राम के। ठीक है, विश्राम भी नहीं लेते। दे, ये जो डेट लिखा हुआ है ये गलत है यहाँ पे, ये है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे तो केवल भगवान की सेवा करते हैं, खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार, अपने समय का इंतजार करते हैं। तो इसका इस प्रकार एक्सप्लेनेशन लिखा जा सकता है कि जो गॉड का एम्पायर है वो किंगली है, यानी द एम्पायर ऑफ गॉड इज रॉयल, गॉड इज द सुप्रीम रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, जो गॉड है वो इस दुनिया का सुप्रीम रूलर है, सर्वोच्च शासक है। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्वेंट इन हिज कोर्ट हु आर ऑलवेज रेडी टू सर्व हिम, उसके पास हजारों सेवक हैं उसके दरबार में जो उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। टू हैव अ सिंगल कमांड ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड की एकमात्र आदेश पर, दे कम इनटू एक्शन, वे गतिशील हो जाते हैं, एंड टेक देयर पोजीशंस ऑन द अर्थ एंड ओशियन बोथ, ठीक है, भूमि और जल दोनों में अपने पोजीशंस ले लेते हैं, विदाउट एनी रेस्ट, बिना किसी से विश्राम के। द डिवोटीज ऑफ गॉड हु ओनली स्टैंड इन हिज कोर्ट, यानी जो गॉड के भक्त हैं वो उसके दरबार में केवल खड़े रहते हैं, विद फोल्डेड हैंड्स, अपने हाथों को जोड़े हुए, वेटिंग फॉर हिज ऑर्डर्स, उसके आदेशों की जो है प्रतीक्षा करते हुए, एंड ऑल्सो सर्व हिम, उसकी सेवा करने के लिए भी, ऑल्दो, यद्यपि, दे मे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो ये जो पंक्तियां हैं, लाइंस हैं, ये कवि का गॉड में जो फेथ है, विश्वास है, उसको उजागर करती हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो लाइन है ये हाईली जो है प्रोवर्बियल है, कहावत में है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका जो है एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा, 4 पॉइंट्स बना के जो है एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। रेफरेंस यानी प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट फिर संदर्भ, एक्सप्लेनेशन फिर व्याख्या, फिर क्रिटिकल नोट्स। ठीक है, इस तरह 4 पॉइंट बना के इसकी जो है एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं आपको जो है समझ में आ रहा होगा। फोर्थ हमारा स्टेंजा है कि लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है यही जो है पोयम का नाम है। ठीक है, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, इस पोयम को किसने लिखा है? एलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। एलेक्जेंडर पोप ऑगस्टन एज के इमॉर्टल पोइट्स और सैटारिस्ट्स में से एक माने जाते हैं, प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, ये जो पोयम है अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये किस में से ली गई है? एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में से जो है वो ली गई है। ये जो पोयम है एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में से ली गई है, पोएटिक एब्स्ट्रैक्ट है, और इसका जो मूल भाव है पोयम का वो ये है कि पेरिलस
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएडिक्वेट लर्निंग, यानी अपर्याप्त ज्ञान के खतरनाक परिणाम। ठीक है, डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएडिक्वेट लर्निंग। तो ये इसका जो है थीम है एक तरह से। तो आइए अब इस पोयम को थोड़ा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये बात ध्यान रखें कि अलेक्जेंडर पोप इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ऑगस्टन एज। तो अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। कवि कहता है अपने पाठकों को संबोधित करते हुए कि अल्प ज्ञान रखना, ठीक है, लिटिल लर्निंग यानी अल्प ज्ञान रखना घातक हो सकता है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाता हूं कि कैसे जो है अल्प ज्ञान रखना घातक हो सकता है। कि जो टीचर है यदि उसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ठीक है, अपर्याप्त ज्ञान उसके पास है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को सही ढंग से पढ़ाने में असफल होएगा और क्या करेगा, अपने स्टूडेंट्स को मिसगाइड करेगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर है जिसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है अपने विषय के बारे में, तो वो अपने पेशेंट्स की लाइफ को खतरे में डालने का कार्य करेगा। इसीलिए कवि कहता है कि ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरन स्प्रिंग। देखो, पायरन स्प्रिंग जो है वैसे तो एक पवित्र झरने को कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो है ज्ञान रूपी पवित्र जल को, ज्ञान रूपी पवित्र जल को या तो ड्रिंक डीप, गहरा पान करो, अर्थात कंप्लीट नॉलेज रखो। ठीक है, और टेस्ट नॉट यानी स्वादी मत चखो, अर्थात उसके बारे में, उस फील्ड में अपना हाथ दो ही मत। ठीक है, ड्रिंक डीप का अर्थ था गहरा ज्ञान प्राप्त करो, और दीज शैलो ड्रॉट्स, शैलो का मतलब है छिछले, ड्रॉट्स मतलब घूंट, इंटॉक्सिकेट में मदहोश करते हैं, माइंड मतलब मस्तिष्क को। तो ये जो छिछले घूंट होते हैं वो यानी छिछला ज्ञान, अल्प ज्ञान, इंटॉक्सिकेट द ब्रेन। यदि एक व्यक्ति के पास शैलो नॉलेज है तो वो व्यर्थ है, क्योंकि शैलो नॉलेज ब्रेन को इंटॉक्सिकेट करता है। ठीक है, एंड ड्रिंकिंग लार्जली सोवर्स अस अगेन, और ड्रिंकिंग लार्जली गहराई से जो है ड्रिंक करना, सोवर्स यानी सीरियस बनाना, सोवर मतलब सीरियस, और जबकि डीप नॉलेज रखना मनुष्य को सीरियस बना देता है। इसीलिए कवि कहता है कि एक व्यक्ति को कंप्लीट नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि जो कंप्लीट नॉलेज है, डीप नॉलेज है, वो हमेशा सीरियसनेस प्रदान करती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बीए बीएड एग्जामिनेशन 2021 में भी पूछा गया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है फिफ्थ। Who was it that came to me in boat made of dream fire, with his flame brow and his sun gold body? Melted was the silence into a sweet secret murmur. Do you come now? Is the heart's fire ready? ये जो स्टेंजा है, स्टेंजा देखो ये जो है 4 लाइंस का है ना। तो 4 लाइंस के स्टेंजा को क्या बोलते हैं लिटरेचर में? क्वाट्रेन बोलते हैं, क्वाट्रेन। तो ये जो प्रस्तुत क्वाट्रेन है वो लिया गया है एक्सप्लेनेशन के लिए किस पोयम से? द ड्रीम बोट पोयम से लिया गया है, जिसके पोएट कौन है? जिसके पोएट हैं श्री अरविंदो घोष, श्री अरविंद घोष। तो जो कवि है इस पोयम में वो साधना की अवस्था में एक सपना देखता है, जिसमें वो एक ड्रीम बोट में, ठीक है, किसी ल्यूमिनस बीइंग को आते हुए देखता है। तो ये जो है कवि की एक स्वप्न में आध्यात्मिक यात्रा है। कवि कहता है Who was it that came to me in boat made of dream fire? यानी Who was it? वह कौन था
डेट केम टू मी, जो मेरे पास आया, इन बोट, नाव में, मेड ऑफ ड्रीम फायर, जो किससे बनी हुई थी, ड्रीम फायर से बनी हुई थी। तो जो कवि है वो अपने विचार रखता है किसी अज्ञात ल्यूमिनस फिगर यानी जो ज्योतिर्मय आकृति की तरफ, जो उसके पास आता है एक ड्रीम फायर से बनी हुई नाव में, ठीक है, विद हिज फ्लेम ब्रो एंड हिज सन गोल्ड बॉडी, जो उसका फ्लेम ब्रो यानी जो ब्रोमिस फेस और फ्लेमिस है आग की लपटों की तरह चमकते हुए। फ्लेमिस क्या होता है, आग की लपटें होती हैं, तो आग की लपटों की तरह चमकते हुए चेहरे के साथ आया, और सन गोल्ड बॉडी, और उसकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, गोल्डन कलर की, जिस प्रकार सूर्य की किरणें होती हैं। सन गोल्ड बॉडी, गोल्डन लाइक द रेज ऑफ द सन, यानी जो ल्यूमिनस फिगर उसके पास आया था उसका जो फेस था वो ग्लोइंग था, जैसे कि लाइक फ्लेम्स ऑफ फायर, और उसकी जो बॉडी थी, हिज बॉडी इज सन गोल्ड, ठीक है। मेल्टेड मीन्स डिसअपियर्ड, जब उस कवि ने एक स्वीट एंड मिस्टीरियस मरमर को सुना, शांति जो चारों कवि के चारों तरफ फैली हुई थी शीघ्र ही खो गई। डू यू कम नाउ, क्या तुम आ गए हो, इज द हर्ट्स फायर रेडी, जो कवि है वो ल्यूमिनस फिगर से प्रश्न पूछता है कि क्या वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, एक जलते हुए हृदय के साथ, एक अभिलाषा के साथ उसे स्वीकार करने के लिए। तो ये था इसका जो लाइंस हैं वो बहुत हाईली मिस्टिक हैं, अत्यधिक रहस्यमयी हैं, और ये जो लाइंस हैं वो अल्टरनेट राइम में लिखी हुई हैं। इनकी जो राइम है वो है ए बी, ठीक है। देखो फायर मरमर ए और बॉडी रेडी बी, ठीक है, ए बी अल्टरनेट राइम में ये जो लाइंस हैं वो लिखी हुई हैं। तो दोस्तों हमारा जो सिक्स्थ स्टेंजा है वो है कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशंस एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, व्हाट हार्म इज देयर इफ दाई क्लॉथ्स become tattered and stained, meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow। ये जो लाइंस हैं वो लीव दिस चांटिंग पोयम की कॉन्क्लूडिंग लाइंस हैं, यानी अंतिम पंक्तियां हैं, ठीक है। और ये जो पोयम है लीव दिस चांटिंग, ये किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ये जो पोयम है वो एक हिम है, HYM हिम्मिस भजन, ठीक है। और ये जो सोर्स ऑफ द पोयम इज गीतांजलि, गीतांजलि से ये जो पोयम है वो ली गई है। गीतांजलि में जो है 103 पोयम है, 103, उनमें से ये जो 11वीं पोयम है उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है दोस्तों। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं। कम आउट ऑफ दाई, दाई मीन्स होता है योर, ठीक है, इसमें दाई का 4 बार प्रयोग हुआ है, तो दाई का मतलब है योर। तो वो कहते हैं कि कम आउट ऑफ योर मेडिटेशंस, कवि जो है लोगों को सलाह देते हैं कि कम आउट ऑफ योर मेडिटेशंस, अपने चिंतनों से बाहर निकलो, एंड लीव असाइड, और छोड़ दो, लीव का मतलब यहाँ पे है दोस्तों छोड़ दो, किसको छोड़ दो, अपनी फ्लावर्स को, और इंसेंस, फ्लावर्स मीन्स फूलों को, इंसेंस मीन्स अगरबत्तियों को, ठीक है, धूप बत्तियों को, इनको छोड़ दो या फेंक दो, जिनको कि मंदिरों में जलाया जाता है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए फूलों को चढ़ाया जाता है, ठीक है। और इंसेंस स्टिक्स को, धूप बत्तियों को, अगरबत्तियों को जो है जलाया जाता है मंदिरों में देवी देवताओं को खुश करने के लिए। तो इनको जो है फेंक दो या छोड़ दो, और अपने चिंतनों से, जो सॉलिटरी मेडिटेशंस आप लोग करते हो, एकांत चिंतन जो आप करते हो, उनसे बाहर आ जाओ,
What harm is there if your clothes become tattered and stained? What harm is there? यहाँ पे क्या हानि है यदि तुम अपने कपड़ों को टैटर्ड यानी जर्जर और स्टेन्ड में धब्बे या गंदे बना लोगे। टैगोर हैं वो मंदिरों में बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि उनको जो है पूजा की जो झूठी परंपराएं हैं उनको त्याग देना चाहिए और हार्ड वर्क में स्वयं को बिजी रखना चाहिए, लाइक अ टेलर, एक परिश्रमी व्यक्ति की तरह, और अ पथ मेकर, मार्ग निर्माता की तरह। देयर इज नो हार्म, यहाँ कोई हानि नहीं है यदि आपके जो कपड़े हैं वो जर्जर या धूल मट्टी से गंदे हो जाएंगे। ठीक है। मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम, कवि कहते हैं कि मिलो उससे जाकर के और स्टैंड बाय हिम, और उसके साथ जाकर के खड़े हो जाओ, यानी कि उनको जाना चाहिए हार्ड वर्किंग पीपल के पास और गॉड से मीट करना चाहिए, गॉड से मिलना चाहिए इन देयर लेबर, उनके परिश्रम में, उनके पसीने में, जो वो अपने सर्वाइवल के लिए बहाते हैं पसीना। एंड इन स्वेट ऑफ योर ब्रो, और वो लोगों से कहते हैं कि उन्हें भी पसीना बहाना चाहिए, अर्थात मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ओनली देन ट्रू डिलीवरेंस कैन बी अचीव्ड, इसी माध्यम से जो है सच्चे मोक्ष पाया जा सकता है। तो ये जो है कवि ने कहा है लीव दिस चैंटिंग पोयम से। लीव दिस चैंटिंग पोयम का अर्थ दोस्तों कि मंत्रोच्चाप करना छोड़ दो। चैंटिंग मतलब मंत्र जपना छोड़ दो। लीव मीन्स गिव अप। तो ये जो पोयम है लीव दिस चैंटिंग इज कंपोज्ड बाय R.N. टैगोर। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो एक्सप्लेनेशंस की मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ या हिंदी अर्थ आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा होगा और आपकी जो है निश्चित रूप से हेल्प हो रही होगी। तो दोस्तों ये जो 7th और 8th क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि 7th है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड वेनोमस से लेकर के आई वुड नॉट चेंज इट तक। ये जो है एज यू लाइक इट जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का उसमें से लिया गया है। सीन फर्स्ट है और एक्ट जो है वो सेकंड है। एक्ट सेकंड है उसमें से ये जो स्टेंजा है लिया गया है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एज यू लाइक इट ड्रामा को कोई भी डिटेल्ड स्टडी उसकी जो है नहीं करता है। और जो बाकी बचे 6 एक्सप्लेनेशन में उनमें से कोई आप 4 कर सकते हो आराम से। और ये जो 8th वाला है नो नो ऑर्लैंडो मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू दिसंबर व्हेन दे वेड मेड्स आर मे व्हेन दे आर मेड्स बट द स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइफ्स। ये जो ऑर्लैंडो आ गया इसमें ये भी आपका विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है एज यू लाइक इट उसमें से ही लिया गया है। और सीन फर्स्ट है और एक्ट फोर्थ है। ठीक है, उसमें से ये जो है वो लिया गया है। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन जो है नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में जो एक्सप्लेनेशंस पूछे गए थे उनकी बात करेंगे। ठीक है।